सो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 22 है ये। और हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने वन परसिस्टेंट, एन नॉन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट देख लिया था। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, फिर सीएसएमए का सीएसएमए सीडी देखेंगे, ठीक है। तो देयर आर 5 स्टेशन इन अ चैनल। तो पहली बात, इतने कम स्टेशन होते नहीं है, मगर फिर भी क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा बाय अ स्टेशन इज 0.4। तो यहाँ पे ऐसा बताया नहीं गया कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, सबकी एक ही प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वन स्टेशन विल ट्रांसमिट अमंग द 5 स्टेशन, कि सिर्फ एक ही स्टेशन, ओनली वन स्टेशन ट्रांसमिट करेगा पांचों में से। तो तुम्हें पता है कि ऐसे अलग अलग स्टेशन जो है इस पर्टिकुलर स्टेशन पे ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा को, प्रोबेबिलिटी सबकी 0.4 है, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक को करना है ट्रांसमिट, तो हम क्या कर सकते हैं कि 0.4 प्रोबेबिलिटी से वो करेगा और बाकी नहीं करने चाहिए। तो बाकी जो 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, बाकी एक करेगा प्रोबेबिलिटी 0.4 से, बाकी 1 माइनस 0.4 यानी नहीं करेंगे। प्लस यानी कुछ भी हो सकता है, या पहला वाला क्या पता सेकंड वाला करे। तो सिमिलरली 1 इंटू 0.4 की पावर 1 दैट इज़ सेकंड वाला अब कर रहा है और बाकी 4 नहीं कर रहे हैं, ऐसे करके 5 स्टेशन हैं। तो हमें पता है कि 0.4 प्रोबेबिलिटी है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इस सबको कॉमन ले सकते हैं और 5 टाइम्स 1 प्लस हो जाएगा, ऐसे 5 स्टेशन के साथ होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 5C1 0.4 की पावर 1 और 1 माइनस 0.4 की पावर 5 माइनस 1। तो एक तरह का फॉर्मूला बन गया नहीं। तो जर्नलाइज वे में NC1 लिखेंगे इंटू पी की पावर 1 1 माइनस पी की पावर n माइनस 1। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे पास 5 स्टेशन थे। तो ये स्मॉलर वैल्यूज के लिए क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और यही अब थाउजेंड्स ऑफ स्टेशन हो जाते तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना। ये केस भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो एक तरीका हो गया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे बताऊंगा, पहले हम सीएसएमए सीडी देख लेते हैं, ठीक है। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस, सीएसएमए का पता था, सीडी मतलब कोलिजन डिटेक्शन। अब थोड़ा एक मिथ है कि कोलिजन डिटेक्शन क्या होता है और अकरेंस क्या होता है, वो देख लेते हैं। कि देखो, जब 1 ने सेंस करा, 1 और 3 ने क्या करा, डेटा भेजा चैनल पे। और 1 ने जिस टाइम पे सेंस करा था उस टाइम पे तो चैनल आइडल था, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना कि 3 भी डेटा भेजने वाला है। तो उसने तो अपने, जब उसने डेटा भेजने से पहले सेंस करा था तो आइडल था, मगर 3 ने भी डेटा भेज दिया। अब होगा क्या कि आगे जाके कोलिजन हो जाएगा, ये एक्स बना हुआ है, कोलिजन हो गया, ठीक है। लेट्स से 0.4 पीटी पे कोलिजन हो गया, 0.4 इंटू पीटी, ये हमारा डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। प्रोपोगेशन टाइम, ये टाइम पे, मतलब सॉरी डिस्टेंस नहीं टाइम, इस टाइम पे हमारा कोलिजन हो गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे तो अभी पता नहीं चलेगा ना 1 को कि कोलिजन हो गया है, वो तो भेजता रहेगा डेटा जब तक हमारी एनर्जी बैक नहीं जाएगी, ठीक है। बड़ी सी वेव दिख रही है, बैक जाके 1 को बताएगी नहीं कि भाई कोलिजन हुआ है ना। जब जैसे ही 1 को पता चलेगा कोलिजन हुआ है, तब जाके कोलिजन डिटेक्शन होगा। यानी 0.4 इंटू पीटी तो टाइम लगा कोलिजन अकर होने में, और वापस जाके 1 को बताने में, डिटेक्ट होने के लिए 0.4 फिर से चलना पड़ेगा, यानी 0.8, 0.4 है ना, 0.8 इंटू पीटी। कोलिजन अकरेंस जब होता है उसके उसके बाद जब स्टेशन को पता चलता है ना, तब डिटेक्शन कहलाया जाता है। तो एवरी सिस्टम रन 2 प्रोग्राम्स। हम सीएसएमए सीडी में क्या 2 प्रोग्राम्स रन होते हैं। पहला टू ट्रांसमिट डेटा, डेटा ट्रांसमिट होता है। दूसरा कि P2 इज टू सेंस फॉर एनी कोलिजन दैट आर हैपनिंग और नॉट। तो पहले डेटा भेज दो और उसके बाद पता लगाओ कि कोई कोलिजन हुआ है कि नहीं। अगर संदेशा आ गया पीछे कि भाई कोलिजन डिटेक्ट हो गया भाई, है ना, तब तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ वगैरह देखेंगे, है ना। नहीं हुआ तो हमारा चैनल बढ़िया से एक्वायर हो गया। अभी आते हैं उस पर। ये चीज़ समझ में आई तुम्हें, 2 काम करता है, पहले डेटा को ट्रांसमिट करता है, 2 प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम डेटा को ट्रांसमिट करता है, दूसरा सेंस करता है कोलिजन हुआ है ही नहीं। अब देखो, ऐसा केस हो सकता है कि एवरेज केस कि ये 0.5 इंटू पीटी टाइम पे, यानी एकदम सेंटर, मतलब पूरे चैनल के सेंटर पे जाके हमें पता चलेगा कि भाई कोलिजन हुआ है। अब 0.5 इंटू पीटी, उसके बाद वो एनर्जी बैक जाएगी 1 तक पहुंचेगी, यानी 0.5 प्लस 0.5 क्या होता है 1। तो 1 इंटू पीटी पे कोलिजन डिटेक्ट होगा 0.5 पे अगर अकर होगा तो। और वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि पूरा कवर कर दिया, है ना, लास्ट में जाके पता चला कि कोलिजन अकर हुआ है, यहाँ पे कोलिजन हुआ है, तो अब इसको पूरा एनर्जी बैक जाना पड़ेगा 1 तक, है ना। तो 2 इंटू पीटी, पूरा टाइम लग गया 2 इंटू पीटी। तो ये वर्स्ट केस है, ठीक है। पीटी लेंथ है, पीटी हमारा ट्रांसमिट प्रोपोगेशन टाइम है हमारा डेटा का। तो 2 इंटू पीटी हमारा डिटेक्शन का टाइम हो जाएगा। अकरेंस पीटी पे होगा तो अगर, तो रेंज ऑफ कोलिजन अकरेंस हमें समझ में आ गया। कोलिजन अकर कहाँ हो रहा है, 0 से पीटी के बीच में। कोलिजन डिटेक्ट कब हो रहा है, 0 से 2 पीटी के बीच में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं कि स्टेशन हैज सेंड डमी डेटा, स्टेशन ने अगर डमी डेटा भेजा बाय द टाइम 2 पीटी इन द वर्स्ट केस, ठीक है। इफ द कोलिजन इज डिटेक्टेड देन द स्टेशन विल स्टॉप सेंडिंग। हुआ क्या, डमी डेटा भेजा जाता है तुरंत नहीं, ऐसे नहीं कि डेटा ही भेज दिया, पहले चेक करा जाता है कि भाई हमारे पास हमें कोलिजन तो नहीं हो रहा कहीं, तो डमी डेटा भेजा। और 2 पीटी का वेट होता, मतलब 2 पीटी टाइम के बाद अगर कोलिजन पता चल गया, देन द स्टेशन विल स्टॉप सेंडिंग द डमी डेटा एंड अप्लाइज एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम, इट इज़ अ फेलियर। बात समझ में आई। हुआ क्या कि डेटा भेजा, 2 पीटी तक वेट करा, क्योंकि ये वर्स्ट केस है ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो 2 पीटी तक वेट करा, अगर खबर मिली कि भाई कोलिजन हुआ है, कोलिजन डिटेक्ट हो गया, तो स्टेशन रुक जाएगा डेटा सेंड करने में, है ना। और देखो क्योंकि डमी डेटा भेज रहा था, एंड अप्लाइज एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम, यानी अगली बार जब भेजेगा वो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम के हिसाब से भेजेगा, तो ये फेलियर कहला जाएगा। सेम केस में सक्सेस का केस है कि अगर कोलिजन नॉट डिटेक्टेड एट 2 पीटी, क्योंकि अब 2 पीटी जो है वर्स्ट केस है, तो अब अभी तक कोलिजन नहीं डिटेक्ट हुई, यानी एट 2 पीटी स्टेशन कन्फर्म, यानी 2 पीटी टाइम होने पे कंफर्म हो जाएगा कि उसने एक्वायर कर लिया चैनल को। अच्छा, थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझना। अगर क्वेश्चन में नजर आता है कि एक्वायर द चैनल या कैप्चर द चैनल या सीज द केबल या गेट कंट्रोल ओवर चैनल, तो ये जो है सक्सेस का केस है कि हमारा बैठ चुका है, मतलब यहाँ पे अब तुमने कैप्चर कर लिया चैनल को, अब तुम डेटा भेज सकते हो, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, अभी मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा जिसमें ये यूज़ हो रहा है और तुम्हें किस तरह का फॉर्मूला लगाना समझ में आएगा, ठीक है। एक्वायर करना है चैनल को, ये 2 पीटी का केस है, ठीक है। दोनों ही केसेस है 2 पीटी के, एक है कि कोलिजन डिटेक्ट हो गया, दूसरा कि नहीं हुआ तो नहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो एक्वायर कर लिया। तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि अगर 0 से 2 पीटी देखें, तो अगर फेलियर हुआ है 2 पीटी टाइम पे, ठीक है,
वेट करने के बाद तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम लगेगी। अगर सक्सेस हुआ है तो ट्रांसमिट करना पड़ेगा डेटा को, क्योंकि हमने चैनल एक्वायर कर लिया है। तो द मैक्सिमम टाइम फॉर कोलिजन डिटेक्शन इज 2pt और मिनिमम टाइम टू एक्वायर द चैनल इज 2pt। आगे ना मैक्सिमम टाइम कितना वेट करना पड़ेगा कोलिजन डिटेक्ट करने के लिए 2pt, और वही मिनिमम टाइम होगा कि चैनल एक्वायर हो गया है। दोनों ही केस में CSMA CD में देखो, CSMA CD लिखाओ, इथरनेट लिखाओ, या फिर IEEE 802.3 लिखाओ। ठीक है, ये हमेशा इसी चीज़ की बात कर रहे हैं हमारे जो अभी हमने CSMA CD के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में क्या है, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, आंसर निकालने का तरीका सेम है। मान लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड इथरनेट है या CSMA CD है, जहाँ पे बैंडविड्थ दे रखी है, लेंथ दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, कैलकुलेट मिनिमम फ्रेम साइज टू एक्वायर चैनल। ठीक है, स्पीड भी दे रखी है, डेटा किस तरह से कितना आ रहा है ना, तो मिनिमम फ्रेम साइज टू एक्वायर द चैनल। एक्वायर द चैनल पूछ रहे हैं। एक्वायर करने के लिए CSMA CD में ट्रांसमिशन टाइम हमारा 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम होना चाहिए, बता दिया है ना। 2 इंटू PT पे ये मिनिमम टाइम है, मिनिमम पूछ रहे हैं ना टू एक्वायर द चैनल, तो हमारे पास 2 इंटू PT होना चाहिए, बता रखा है। तो फ्रेम साइज अपन बैंडविड्थ होता है, फ्रेम साइज हमें निकालना है तो एक्स मान लेते हैं, बैंडविड्थ हमें दे रखा है MBPS यानी 2 जीरो और तो 10⁸। सिंपल मैथ्स लगाओ, एक्स की वैल्यू आ गई 200 बिट्स। क्वेश्चन सिंपल है ना, मैथ्स नहीं करेंगे यहाँ पे। CSMA CD अगेन सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो बस बैंडविड्थ की वैल्यू चेंज कर दिया, 100 थी पहले 10 हो गई है। आंसर भी हमारा 200 आ रहा था या 20 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या चेंज करा गया, कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रेम साइज टू डिटेक्ट कोलिजन। वहाँ पे बोला था मिनिमम फ्रेम साइज टू एक्वायर चैनल, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रेम साइज डिटेक्ट कोलिजन। तो TT इक्वल टू 2 इंटू PT लगाएंगे और हमारे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। हाँ, तो देखो कि 1 है, 1 ने क्या करा, अपना डेटा भेजा और डिटेक्ट हो गया यहाँ पे जाके। समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम नोटिस नहीं की होगी तो आप करोगे कि यहाँ पे वर्स्ट केस में जाके डिटेक्ट हो गया, आखिरी में जाके। तो सबसे 1 तक पहुँचने में ये बात 2PT का टाइम लग जाएगा, ये बात हो चुकी है, हम समझा चुके हैं कि PT अगर टाइम हमारे डमी डेटा पहुँचने में कोलाइड हो गया यहाँ पे तो 2PT में 1 तक पहुँचेगा, मगर उससे पहले ही 4 को पता चल जाएगा, डिटेक्टेड बाय 4 8 PT टाइम पे ही 4 को पता चल जाएगा। 3 को कब पता चलेगा, जब ऐसे करके हमारा एनर्जी बैक जा रही होगी, तो यहाँ 3 को पता चलेगा 1.25 PT पे, फिर 2 को पता चलेगा 1.5 PT पे, फिर 1 को पता चलेगा 2 PT पे, है ना। सबको अलग अलग टाइम पे पता चल रहा है, यानी सब अलग अलग बैक ऑफ एल्गोरिथम लगाएंगे। बात समझना, तो नॉन यूनिफॉर्म टाइम डिटेक्शन है, तो नॉन यूनिफॉर्म बैक ऑफ एल्गोरिथम लगेगा, ये तो गड़बड़ हो गई भाई, है ना। इससे तो फिर से कोलाइड होने के चांसेस है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही 4, क्योंकि सबसे नियर बाय क्या है, नियर बाय स्टेशन 4 है, 4 ने तुरंत डिटेक्ट कर लिया कि भाई यहाँ तो कोलिजन हो गया, तो वो क्या करेगा, जैम सिग्नल भेज देगा। जैम सिग्नल क्या करेगा, सबको रोक देगा शुरू में, जब तक 2 PT टाइम नहीं हो जाता, जब तक 1 तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, उसके बाद सब एक साथ क्या करेंगे, बैक ऑफ एल्गोरिथम लगाएंगे। बात समझ में आती है। तो इफ द कोलिजन इज डिटेक्टेड एट लेस देन 2 PT, अगर लेस देन 2 PT पे कोलिजन डिटेक्ट हुआ है, होप दिख रहा हो, then up to 2 PT jam signal is transmitted, then at 2 PT exponential back of algorithm is applied। तो अगर कोलिजन हमारा डिटेक्ट हुआ है 2 PT से कम पे, तो 2 PT तक जैम सिग्नल जाएगा, है ना, 4 ने भेजा और इज ट्रांसमिटेड, देन एट 2 PT एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम अप्लाइड। तो जैसे ही 2 PT हो गया, सारे के सारे एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ साथ में लगाएंगे। तो इन CSMA CD देयर इज नो सेपरेट एक्नॉलेजमेंट, और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, जैम सिग्नल ऐड करता है एज एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो एक्टिंग लाइक एक्नॉलेजमेंट है ना, ये जैम सिग्नल करता है। तो ये जैम सिग्नल आया तो इसका मतलब भाई कोलाइड हो चुका है, ये एक्नॉलेजमेंट का काम है, नहीं आया तो भाई एक्वायर कर लिया तुमने। अच्छा, जैम सिग्नल होता क्या है, द जैम सिग्नल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। इट इज़ टू अलर्ट द रिमेनिंग स्टेशन कि एक कोलिजन हो चुका है भाई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, और है ये बहुत सिंपल सा, और हम कर भी चुके हैं। असल में ये कहानी पता है किसके बारे में लिख रखी है, स्लॉटेड एलोहा के बारे में, जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो वो कहानी को लिख के हमसे कुछ पूछा जा रहा है, देखते हैं क्या। कंसीडर लैंड विद 4 नोड्स S1 S2 S3 S4, 4 नोड दे रखी हैं। टाइम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज स्लॉट्स, समझ में आ रहा है, टाइम डिवाइड हुआ है यानी स्लॉटेड। एंड द नोड कैन बिगिन इट्स ट्रांसमिशन ओनली एट बिगिनिंग ऑफ अ स्लॉट, यही होता है हमेशा, स्लॉट की स्टार्टिंग में ट्रांसमिशन शुरू होता है। कोलिजन इज सेट टू हैव, कोलिजन कब होता है, जब मोर देन 1 नोड ट्रांसमिट करते हैं सेम स्लॉट में, ये भी हम देख चुके हैं। लेकिन वही थ्योरी लिख रखी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग अ फ्रेम इन अ टाइम स्लॉट फॉर S1 से लेकर S4 तक हमें प्रोबेबिलिटी अलग अलग दे रखी है। याद करो, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें सिर्फ 0.4 प्रोबेबिलिटी थी सबकी, 5 स्टेशन थे, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेशन है, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NC1 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब लगेगा मगर इस तरीके से नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा सबका सेम प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ सबकी अलग अलग है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग द फ्रेम इन फर्स्ट स्लॉट विदाउट एनी कोलिजन बाय एनी ऑफ दिस 4 स्टेशन इज, पहले स्लॉट में भेजना है, क्या प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो पहले स्लॉट बिना कोलिजन के भेजना है, तो लेट्स से कि 0.1 वाला 4 नोड में से एक नोड जो है वो प्रॉपर्ली पहुँच गया, तो कोलिजन ना हो तो बाकियों को नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए 1 - 0.2 1 - 0.3 1 - 0.4, पहला पहुंच गया, बाकियों को मतलब पहले की जाने की प्रोबेबिलिटी, बाकियों की ना जाने की प्लस, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है ना। दूसरे की जाने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाकियों की ना, तीसरे की बाकियों की ना, चौथे की बाकियों की ना जाने की प्रोबेबिलिटी सेम। बस उस केस में क्या हो रहा था, याद है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था वो क्वेश्चन। तो उस केस में सबकी प्रोबेबिलिटी सेम थी, है ना, तो यहाँ पावर आ जा रही थी, तो वो चीज़ें n-1 हो रहा था पावर में, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी होने की वजह से हमें ऐसे करके अलग अलग प्लस करना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये इधर और वाला केस है, जब भी प्लस होता है या तो S1 नोड से चला जाएगा या फिर S2 नोड, या जब या बोलता हूँ, या इंग्लिश में इधर और बोलते हैं ना, और दिस और दैट, है ना, तो प्लस आता है। अब इस केस में सबका समीशन करना है, कैलकुलेटर तो हो गए तुम्हारे पास वहाँ पे, तो 0.4404 आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर तुमने
इसको समझने की कोशिश की तो कुछ भाई तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुलेगा। देखो ए और बी आर ओनली टू स्टेशन ऑन एन इथरनेट। इथरनेट में से दो ही स्टेशन है, ठीक है, जैसे बहुत कम होता है। ईच हैज़ अ स्टेडी क्यू ऑफ फ्रेम्स टू सेंड। उनके पास क्यू है, मतलब बहुत सारे फ्रेम्स हैं। बोथ ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट द फ्रेम। दोनों ने फ्रेम भेजने की कोशिश की, कोलाइड करे और ए जीत गया पहली बैक ऑफ एल्गोरिथम रेस। ठीक है, पहली बैक ऑफ लगी होगी, ए ने पहले ही भेज दिया। तो एट द एंड ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय ए ने भेज दिया है। फिर से दोनों ने भेजने की कोशिश, क्योंकि फ्रेम क्यू में लगे हुए हैं, है ना। तो ए ने पहले ही भेज दिया है, मगर वो फिर से जाएगा लड़ने के लिए। तो बोथ ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट एंड कोलाइड, फिर से कोलाइड हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस द सेकंड बैक ऑफ रेस क्या होगा? सेकंड बैक ऑफ रेस ए जीत जाए, यानी पहले तो वो जीत ही गए, मगर अभी और भी फ्रेम है ए के पास, है ना। तो अगर तुम थोड़ा इसको पहले मैं ये समझाऊँ या अपना एक एनालॉजी बता दूँ, ये समझा देते हैं, ठीक है, पहले ये समझा देते हैं। तो ए और बी ने जब क्या करा, कोलाइड करा, कोलिजन हुआ, तो बैक ऑफ टाइम जो है डेटा ए का पहुँच गया री सेफली, ठीक है, डेटा ए का पहुँच गया। क्योंकि देखो बैक ऑफ एल्गोरिथम लगती है तो किसी ना किसी का डेटा पहुँच जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे निकलते हैं, है ना। अब देखो सेकंड टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम तो हमें समझ में आ गया, सेकंड टाइम कोलिजन हुआ, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ट्रांसमिटिंग न्यू फ्रेम, ए जो है ट्रांसमिट कर रहा है न्यू फ्रेम और बी कर रहा है ओल्डर फ्रेम, यानी के इक्वल टू 2, यानी इसका सेकंड टाइम कोलिजन है इस फ्रेम का। इसका फर्स्ट टाइम के इक्वल टू 1। तो बैक ऑफ एल्गोरिथम कैसे लगाते हैं, वेटिंग टाइम ऑफ 1 0 से लेकर 2k - 1 पीटी। यहाँ पे वेटिंग टाइम ऑफ 2 सिमिलरली 0 से लेकर 2k - 1 पीटी। तो यहाँ पे 0 और 1 हो जाएगा, के वैल्यू 1 थी, यहाँ 2 है तो 0 1 2 3 पीटी। तो वेटिंग टाइम अगर हम 1 का लिख दें तो 0 और पीटी है, 2 का लिख दें 0 पीटी 2 पीटी 3 पीटी। ये वैसे हम ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं पहले भी। क्वेश्चन कह रही प्रोबेबिलिटी दैट ए विन द सेकंड बैक ऑफ रेस। ए जीत जाए मतलब ए का टाइम पहले आ जाए, मतलब ए पहले भेज दे। तो पहली बात तो हम सारी पॉसिबिलिटी निकालते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, 0 0 0 पीटी 0 2 पीटी, ऐसे करके 0 के साथ इन चारों की, पीटी के साथ इन चारों की, टोटल 8 पॉसिबिलिटी हैं। ये समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए जीते, ए जीतने के लिए ए को 0 पे भेजना पड़ेगा और बी को पीटी 2 पीटी 3 पीटी में से किसी पे भेजना पड़ेगा ना। तो 3 पॉसिबिलिटी है। और पीटी के केस में मतलब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे पीटी टाइम पे भेजा गया है, क्योंकि ए को जीतना है, तो बी को देर में भेजना पड़ेगा, है ना। तो 2 पीटी 3 पीटी में से कोई आएगा, तो इसमें सेकंड दो ही पॉसिबिलिटी है। तो 3 + 2 / 8 इज 0.625। दिस इज द आंसर। अब देखो मेरी एनालॉजी क्या है कि ए और बी है ना। अब ए ने पहले से डेटा भेज दिया है, तो कायदे से यार अब बी को मौका मिलना चाहिए। सही बात नहीं है कि भाई जब तुमने एक फ्रेम भेज दिया है, तुम दूसरे के लिए क्यों लालच कर रहे हो, पहले बी को भी पहुंचने दो वहाँ तक, है ना। उस हिसाब से अगर देखो तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा भाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दैट ए विन द सेकंड बैक ऑफ रेस इज, ए जीत जाए, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेकर 1 के बीच में बता रहे हैं, यानी ए जीतेगा ही जीतेगा मैक्सिमम केस में, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो 0.6 यानी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ए फिर से भेज पाएगा। बड़ी अजीब बात है भाई, है ना। तो ये एक एनालॉजी होगी। दूसरा तरीका ये है कि जो कि गलत ही है ना, कि ऐसे बराबरी का मौका मिलने वाला कुछ सिस्टम नहीं बैठता। दूसरा तरीका कुछ ऐसा समझो कि दो बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है, गेट सीएससी। अब पहले के अच्छे नंबर आ गए, है ना, पहला सेलेक्ट हो गया, मगर पहले ने दोबारा से अटेम्प्ट दिया, दोबारा से अटेम्प्ट यानी सेकंड फ्रेम भेजा। और बी जो है वही बच्चा है जो पहले में फेल हो गया था, दूसरी बार आ रहा है ना। तो तुम सोचो ना, पहले वाले ने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिए होंगे, फिर से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी फिर से जीतने की, है ना। तो कुछ इस तरह से ये दो एनालॉजी है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है कि क्यों आया, बस तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन से रिलेट करवाने के लिए। देखो एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अ किलोमीटर लॉन्ग, लैंड का बता दिया तुम्हें 1 किलोमीटर का है, यानी 1000 मीटर का है। एक एक लाइन समझना, ये मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में कि 10 Mbps CSMA CD लैन है, ठीक है, हैज़ अ प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ 200 मीटर पर माइक्रो सेकेंड। चलो भाई ये भी समझ गए, ठीक है। डेटा फ्रेम आर 256 बिट लॉन्ग। समझ में, अभी तक तुम्हें प्रोपोगेशन स्पीड बता दी है, उसकी बैंडविड्थ बता दी है, और कितने लॉन्ग है 1 किलोमीटर, अभी पहली लाइन हुई है। डेटा फ्रेम आर 256 बिट लॉन्ग, जो कि इंक्लूड करते हैं 32 बिट का हेडर चेकसम और कुछ ओवरहेड, ठीक है। 32 बिट के अंदर ये सब आ जाता है, हेडर चेकसम ओवरहेड वगैरह, समझ में आया। तो डेटा फ्रेम जो है वो 256 बिट का है, जिसके अंदर हमारा हेडर चेकसम और बाकी के ओवरहेड है, ये समझ में आता है। आगे कह रहे हैं द फर्स्ट बिट स्लॉट आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इज रिसीव्ड। लाइन समझ, ये लाइन सुनना बड़ी मजेदार। द फर्स्ट बिट स्लॉट आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इज रिसीव्ड फॉर द रिसीवर टू कैप्चर द चैनल। कैप्चर द चैनल, याद है, एक्वायर द चैनल, सीज द चैनल, ये सब चीज़ें कब आती हैं, सक्सेसफुली जब हमारा कैप्चर हो गया हो। तो यहाँ कुछ कुछ समझ में आ रहा है, CSMA CD कैप्चर द चैनल, यानी TT इक्वल टू क्या होगा, 2 × PT होगा, है ना। तो फॉर द रिसीवर टू कैप्चर द चैनल इन ऑर्डर टू सेंड अ 32 बिट एक्नॉलेजमेंट, यानी उस साइड से भी कैप्चर हो रहा है, सेंडर तो भेज ही रहा है, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी भेजा जा रहा है 32 बिट का, ठीक है भाई। तो क्या इफेक्टिव डेटा रेट होगा, इफेक्टिव डेटा रेट यानी थ्रूपुट पूछ रहा है दोनों साइड से, है ना। एक्सक्लूड करना है ओवरहेड को, ये समझना, एक्सक्लूड करना है ओवरहेड को। अज्यूमिंग दैट देर आर नो कोलिजन, कोई कोलिजन नहीं है, डेफिनेटली कैप्चर हो गया चैनल। डेटा रेट, इफेक्टिव डेटा रेट यानी थ्रूपुट बताना है। थ्रूपुट क्या होता है हमारा, कि कितना बिट ट्रैवल हुआ, अपन कितना टाइम लगा, है ना। अब एक्सक्लूड करना ओवरहेड को, यानी 256 में से 32 बिट को माइनस करना पड़ेगा, ये सभी तो ओवरहेड है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है क्वेश्चन में, बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो एक एक करके आते हैं। पहले हमें प्रोपोगेशन स्पीड दे रखी है 200 मीटर पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो 1 माइक्रो सेकेंड में 200 मीटर जा रहा है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि 1000 मीटर कितने में जाएगा, 5 माइक्रो सेकेंड में। सिंपल मैथ्स, है ना। एक चीज़ 200 रुपये की आ रही है, तो 5 चीज़ें 1000 रुपये की आएगी ना, उल्टा बोल दे क्या, हाँ सही तो बोला। तो 1000 मीटर जो है 5 माइक्रो सेकंड आ गया, वरना तुम वो यूनिटरी मेथड लगा देना। अब एक चीज़ समझ में आती है कि टाइम फॉर एक्वायरिंग द चैनल, कैप्चर करने के लिए कितना टाइम लगा, 2 × PT, यानी हमारे TT जो हो गया, दैट इज ट्रांसमिशन टाइम जो हो गया, वो 2 × PT हो गया। अब PT हमारा क्या है, प्रोपोगेशन टाइम 5 माइक्रो सेकंड, है ना। प्रोपोगेशन स्पीड देखिए, प्रोपोगेशन ये कितना है, 10 माइक्रो सेकंड हो जाएगा, 2 × PT कर देंगे एक्वायर करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास दो स्टेशन है, स्टेशन 1 और 2। तो पहला हमारा एक्वायर करने में टाइम लग गया 10 माइक्रो सेकंड का,
ठीक है, डमी डेटा वगैरह जो भी हमने सेटअप करने के लिए लगाया। उसके बाद ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा वो निकालते हैं। अच्छा ये समझ नहीं है, टीटी नहीं है, ये एक्वायर करने का टाइम है। ट्रांसमिशन टाइम डेटा का क्या होता है, डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ। अब डेटा साइज में 256 बिट में सब कुछ आ जाता है ना, तो हम पूरा डेटा लेंगे 256 बिट अपॉन बैंडविड्थ कितना है 10 Mbps। Mbps है यानी समझ में आ रहा है, वहाँ ऊपर जाके माइक्रो हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो में चल रहा है तो 25.6 माइक्रो सेकंड। तो ट्रांसमिशन टाइम हमारा डेटा का इतना आ गया। तो एक्वायरिंग टाइम हमारा 10 माइक्रो सेकंड, ट्रांसमिशन टाइम 25.6 माइक्रो सेकंड, प्रोपोगेशन टाइम हमारा 5 माइक्रो सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक्वायर करेगा, इसको भी टाइम लगा 10 माइक्रो सेकंड का। फिर ट्रांसमिशन टाइम एक्नॉलेजमेंट के लिए, क्योंकि 32 बिट की एक्नॉलेजमेंट है तो 32 अपॉन 10 Mbps, तो 3.2 माइक्रो सेकंड हो गया। एक्नॉलेजमेंट तुम्हें पता ही है, छोटी साइज में छोटा होता है एक्नॉलेजमेंट, तो उस हिसाब से हमारा सही बैठ रहा है ना, 3.2 माइक्रो सेकंड। अब ये जो प्रोपोगेशन टाइम 5 माइक्रो सेकंड सेम लगेगा। चलो ये सब हमने सिस्टम देख लिया। अब इफेक्टिव डेटा रेट होता है थ्रूपुट, क्या हम उसको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला एक्सक्लूडिंग ओवरहेड, तो डेटा साइज माइनस हेडर कर देंगे अपॉन में टोटल टाइम। तो 256 माइनस 32 टोटल टाइम क्या लगा, 10 एक्वायर करने में, 25.6 ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, अगर सॉरी कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोला था तुम्हें, ये एक्वायर करने का टाइम है, ट्रांसमिशन टाइम हमने अलग से निकाला है, प्लस 5 दैट इज प्रोपोगेशन टाइम। 10 जो है उसकी साइड से एक्वायर करने का टाइम, फिर 3.2 इज व्हाट ट्रांसमिशन टाइम, 5 क्या है प्रोपोगेशन टाइम। इन सब का सम कर दो, डिवाइड कर दो, 3.8 Mbps आ जाएगा। क्लियर है, माइक्रो ऊपर जाके Mbps हो जाता है। चलो फिर ये था बढ़िया क्वेश्चन, और इसको 2-3 बार देखना समझना, और आज के लेते हैं।